Good morning, students. Welcome to Shri Ved English Medium School, Sector 25, Gandhinagar. We will be continuing with the SS lesson number 1. In the previous lecture, you have already studied about the deeds of the British Company and how they have started expanding their kingdom and the battles that had already been fought. Now we will be resuming with the page number 7, wherein we will be starting from the second paragraph. In comparison to the earlier Governor Generals, William Bentinck is known as a liberal Governor General. Bentinck believed that the dissatisfaction in different states due to the imperialist policy adopted by the previous Governor Generals could not bring about any unity. So he was very liberal in his deeds. अब प्रीवियस गवर्नर जनरल्स जो विलियम बेंटिक से पहले आए हुए थे, उनकी कंपैरिजन में विलियम बेंटिक को लिबरल गवर्नर जनरल बोला जाता था, क्योंकि बेंटिक ऐसा मानते थे कि जो भी डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, वो इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसी के अडेप्ट होने के साथ साथ प्रीवियस गवर्नर जनरल्स तो थे, वो एक यूनिटी एस्टैब्लिश नहीं कर पाए थे. सो वो अपनी डीड्स को लेके काफ़ी लिबरल थे. वो चाहते थे कि सारे स्टेट्स के बीच में इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी जो भी जिन्होंने अडॉप्ट की है उनके बीच में एक यूनिटी एस्टैब्लिश हो पाए. डलहौजी केम टू इंडिया एज द गवर्नर जनरल इन 1848. 1848 का जो ईयर था उसमें डलहौजी इंडिया में आए गवर्नर जनरल बन के. वो बहुत फियर्स इम्पीरियलिस्ट थे. ही वॉज अ वेरी फियर्स इम्पीरियलिस्ट. डलहौजी अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी एंड द ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म इन इंडिया. डलहौजी ने पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन इम्प्लीमेंट किया और कंपनी के रूल को इस्टेब्लिश करने के लिए और ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म को बढ़ाने के लिए उन्होंने एनेक्सेशन पॉलिसी को इम्प्लाई करना स्टार्ट कर दिया. अब डलहौजी की जो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन थी उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. फर्स्ट वॉज एनेक्सेशन बाय वॉर, जिसके अंदर अगर कंपनी के अगेंस्ट कोई स्टेट कोई किंगडम अगर हार जाता है तो उसका स्टेट या उसका किंगडम कंपनी के कंट्रोल में चला जाएगा. एनेक्सेशन ड्यू टू किंग डाइंग विदाउट हेयर. अगर कोई ऐसा किंगडम है जिसके किंग को कोई हेयर नहीं है, ओके, कोई वारिस नहीं है, तो उनका किंगडम जो है वो ऑटोमेटिकली कंपनी के कंट्रोल में चला जाएगा. एनेक्सेशन ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट. अगर कोई ऐसा स्टेट या किंगडम है जो खुद को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहा है अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश रूल्स एंड रेगुलेशन, तो भी उसका स्टेट या किंगडम ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में चला जाएगा. एनेक्सेशन ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ डेप्ट कलेक्शन. अगर कोई स्टेट या किंगडम कंपनी के जो टैक्सेस हैं उसे पे ऑफ नहीं कर पाता है और उसके ऊपर डेप्ट बढ़ जाता है, तो उसका जो किंगडम है वो अगेन ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में चला जाएगा. एनेक्सेशन टू एंड अ नेम सेक रूल. अगर कोई किंग के बिहाफ पे अगर किंगडम चल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर कोई किंग एक्सपायर हो चुके हैं तो उनके बिहाफ पे अगर कोई किंग के प्लेस पे कोई किंगडम को या स्टेट को रूल कर रहा है तो वो नहीं चलेगा और उस स्टेट या उस किंगडम को भी कंपनी फिर अपने अंडर कंट्रोल में ले लेगी. अब एनेक्सेशन जो बाय वॉर था उसके अंदर पंजाब एंड पेगू, जिसको हम लोअर बर्मा बोलते हैं, उनको उन्होंने अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया. फिर किंग जो थे जो बिना हायर के मर गए थे या उनकी डेथ हुई थी किसी रीज़न से और उनके कोई भी ऐसे वारिस नहीं थे, तो वैसे स्टेट्स थे सतारा, जेतपुर, संबलपुर, उदयपुर मध्य प्रदेश, झांसी, बाघत एंड नागपुर. ये सारे स्टेट्स को कंपनी ने अपने अंडर कंट्रोल ले लिया था.
अवध जो था, अवध के किंगडम को बोला गया था कि आप खुद को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हो, इसलिए अवध की प्रोविंस को भी उन्होंने अपने अंडर कंट्रोल में लिया। निज़ाम की प्रोविंस जो थी वो टैक्स पे नहीं कर पा रही थी, इसलिए डेप्ट कलेक्शन के अंदर निज़ाम की पूरी प्रोविंस को उन्होंने अपने अंडर कंट्रोल लिया था। नेमसेक रूल्स जो थे उसके अंदर कर्नाटका और तंजौर के जो प्रोविंसेस थी उनको भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर कंट्रोल में लिया था। डलहौजी, besides being an imperialist, he was also a reformist. The first railway line in India between Mumbai Thane was established by Dalhousie in the year 1853 AD. डलहौजी एक रिफॉर्मिस्ट भी थे, इसलिए उन्होंने कुछ चेंजेस भी इंडिया में लेके आए। फर्स्ट रेलवे लाइन उन्होंने एस्टैब्लिश की इन द ईयर 1853 AD मुंबई और थाने के बीच में। वायरलेस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। पब्लिक वर्क्स को एस्टैब्लिश किया। इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया और ये सब कुछ उनके टेन्योर के दौरान हुआ। He passed laws to ban child marriages and advocated widow remarriages. उनकी वजह से चाइल्ड मैरिजेस को बैन किया गया था और उन्होंने विडो रीमैरिजेस को प्रमोट किया था। Within 100 years from the Battle of Plassey in 1757, the British rule and the empire both expanded. But in the process, they had to face the dissatisfaction of the Indian states, and this was manifested in the form of the first struggle for the independence in 1857 AD. अब ये जो 100 years ब्रिटिश ने हमारे इंडिया में रूल किया, जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, वहाँ से लेके ब्रिटिश रूल एंड एम्पायर बोथ एक्सपैंड हुए हैं। बट इस प्रोसेस के अंदर उन्होंने खुद को इंडिया में एक्सपैंड करने की जो 100 इयर्स रूल किया, उस प्रोसेस में उनको इंडियन स्टेट्स से बहुत डिससेटिस्फैक्शन मिला है, जिसकी वजह से सारे स्टेट्स जो थे वो अनहैप्पी थे, पीपल वेर नॉट सेटिस्फाइड, एंड इसके साथ वजह से ही फर्स्ट स्ट्रगल जो था इंडिपेंडेंस का वो 1857 AD में स्टार्ट हुआ। नाउ द पीपल वांटेड टू बी फ्री from the rule of British government, and so the spike of the first struggle that began for the independence, it evoked in 1857 AD. Economic impact of the company. When we evaluate the 100 years of company rule in India, we realize that India, which had an enviable position in the world in the previous centuries, became merely a country that produces raw materials for England in a prospective market for goods produced in factories. अब जब हम 100 साल जो हमारा कंपनी ने रूल किया इंडिया में, ठीक है, अगर हम उसे इवेल्युएट करें, अगर हम उसे गो थ्रू करें, तो हम रियलाइज़ करेंगे जो इंडिया एक ऐसी पोजीशन पे था जो प्रीवियस सेंचुरीज़ में वो पोजीशन हमारी चली गई थी, जहाँ अब हम ऐसे कंट्री बन के रह गए थे जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा था इंग्लैंड के लिए, और जो हमारा प्रोस्पेक्टिव मार्केट था गुड्स प्रोडक्शन का फैक्ट्रीज़ में, बस वही हम काम कर रहे थे। हम इंग्लैंड के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते थे और जो भी गुड्स की उनकी रिक्वायरमेंट होती थी उनकी फैक्ट्रीज़ में हम बनाते थे और उन्हें सप्लाई करते थे। बंगाल एक्सपोर्टेड कॉटन क्लॉथ, रॉ सिल्क, शुगर जूट, मसलिन 1708 to 1756। इतने ईयर के अंदर बंगाल ने कॉटन क्लॉथ, रॉ सिल्क, शुगर, जूट और मसलिन ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट की हैं। बट जब ड्यूअल पावर पॉलिसी इम्प्लाई हुआ, द ग्लिटर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ बंगाल फेडेड। धीरे धीरे करके बंगाल का जो शाइन था, जो इकोनॉमिकली जितना बंगाल प्रॉस्पर था, वो सब शाइन फेड होने लगा। धीरे धीरे बंगाल की प्रॉस्पेरिटी जाने लगी, वो इकोनॉमिकली वीक होने लगा। द ड्यूअल पावर पॉलिसी, द्विमुखी शासन, was introduced for the first time in Bengal, whereby the power of collecting revenue was with the British, while the responsibility of people's welfare was with the
नवाब। अब ये जो ड्यूअल पावर पॉलिसी थी, जिसको हम द्विमुखी शासन भी बोलते हैं, ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था बंगाल में, जिसके अंदर रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो पावर था वो ब्रिटिश कंपनी के पास था, और पीपल का जो वेलफेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो नवाब पर था। Thus, the British got the power without any responsibility and the people welfare was with the नवाब। तो ब्रिटिश को पावर मिला था विदाउट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और नवाब को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी विदाउट एनी पावर। दिस वॉज नोन एज द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम विच रूइंड बंगाल इकोनॉमिकली। अब इसकी वजह से क्या होने लगा कि ब्रिटिशर्स तो इकोनॉमिकली सारा टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे, उनको तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ही नहीं पीपल को संभालने की, लेकिन नवाब टैक्स भी पे कर रहे थे, ऊपर से उनके पास कोई पावर भी नहीं थे, और उनको सारे पीपल के बारे में सोचना भी था। इसकी वजह से वो धीरे धीरे बंगाल जो था वो इकोनॉमिकली वीक होने लगा। द अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी बाय द कंपनी मेड द इंडियन पीसेंट अ डेप्टर। ये जो अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन कंपनी कर रही थी, इसकी वजह से इंडियन फार्मर भी डेप्टर होने लगा था। ठीक है, वो उसके पास पैसे ख़त्म हो रहे थे और वो डेप्ट में आ रहा था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज्ड अनफेयर टैक्सेस ऑन द इंडियन क्लॉथ इंडस्ट्रीज। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन क्लॉथ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी बहुत सारे अनफेयर टैक्सेस इम्प्लाई कर दिए। दे adopted various deceitful practices to ruin the prosperous Indian industries, because of which it completely collapsed. उन्होंने अलग अलग तरह से ऐसी प्रैक्टिसेस की जो डिसीटफुल थी, मतलब रॉन्ग थी, और उन्होंने धीरे धीरे इंडियन इंडस्ट्रीज़ को रुइन कर दिया। हमारा जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ का प्रॉस्पेरिटी था वो ख़त्म होने लगा, और धीरे धीरे इंडियन इंडस्ट्रीज़ टोटली कोलैप्स हो गई। The Indian artisan became poor and unemployed. The company traders forced the weavers of Bengal to sign contracts for providing definite quantity of cloth in a short period. अब उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, जब डेप में आने लगे लोग, तो वो डेप में तो आए, उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयड भी हो गए, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो थी, क्लॉथ इंडस्ट्रीज़, वो टोटली ख़त्म होने लगी थी। अब कंपनी ने बंगाल के जो वीवर्स थे, कंपनी ने ट्रेडर्स ने उनको फोर्स किया और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए, जिसके अंदर उन्हें एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ बहुत शॉर्ट टाइम में वीव करके उन्हें सप्लाई करना था। इफ़ द वीवर रिफ्यूज्ड ही वुड बी पनिश्ड बाय बीइंग लैश्ड और जेल्ड। अगर कोई वीवर ऐसा करने से मना कर देता है, अगर वो उनके अगेंस्ट जाता है, तो कंपनी उन्हें पनिश करती है, या तो उन्हें लैश कर देती है या उन्हें जेल भेज देती है। लैश कर देना, या तो उन्हें मार देना या उन्हें जेल भेज देना। बिफोर द अराइवल ऑफ द कंपनी, द इंडियन विलेजेस वर सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस। कंपनी का रूल जब इंडिया में आया, उससे पहले इंडियन विलेजेस बहुत प्रॉस्परस थे एंड दे वर सेल्फ रिलायंट, वो खुद काम कर रहे थे। बट अंडर द कंपनी रूल दे बिकेम डिपेंडेंट एंड पुअर। बट जब कंपनी का रूल आया तो वो सेल्फ रिलायंट नहीं रहे थे, वो डिपेंडेड हो गए थे, और वो धीरे धीरे पुअर भी होने लगे। ड्यूरिंग द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन मुंबई एंड थाने and the steamer service between India and England was started, and development of the ports in Mumbai, Madras, that is Chennai now, and Kolkata also took place. अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब हमारे इंडिया में रूल किया, तो फर्स्ट रेलवे लाइन मुंबई और थाने के बीच में स्टार्टअप हुई थी, और स्टीमर सर्विस स्टार्ट हुई थी इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। इसकी वजह से मुंबई, मद्रास जिसको हम चेन्नई बोलते हैं, एंड कोलकाता के जो पोर्ट्स थे, जो दरिया किनारे थे, वो डेवलप होने लगे। सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल। ड्यूरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, द स्पिरिट ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट डेवलप्ड अमंग पीपल ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूज़पेपर्स। अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे न्यूज़पेपर्स आते थे,
अब ये जो न्यूज़पेपर्स का डेवलपमेंट हुआ था, इसी की वजह से हमारे लोगों को स्पिरिट आया था कि हमें भी फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ थॉट होना चाहिए, और यही चीज़ हमारे पीपल में डेवलप होना स्टार्ट हुई न्यूज़पेपर की वजह से। एक फ्रीडम चाहते थे वो, फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑन थॉट। सो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट न्यूज़पेपर ने हमें काफ़ी थॉट्स दिए थे। In the Indian society, certain wrong social customs, rites, and rituals were prevalent during this time, like sati system, female infanticide, child marriage, etc. Raja Ram Mohan Roy, Durga Ram Mehta, Behramji Malbari, etc. were the stalwarts whose rule was instrumental in getting the laws passed with the help of the Britishers. अब इस दौरान हमारी इंडियन सोसाइटी में जो हमारा कल्चर था पुराना, उसमें बहुत सारे पुराने रॉन्ग सोशल कस्टम्स और राइट्स एंड रिचुअल्स चले आ रहे थे। सोशल कस्टम्स और राइट्स एंड रिचुअल्स इस तरह के थे, जो सती सिस्टम चली आती थी, जिसके अंदर हस्बैंड के साथ अगर कोई लेडी है जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं, किसी रीज़न से उनकी डेथ हो जाती है, तो उनको उनके साथ ही मतलब बर्न कर दिया जाता था। फीमेल इन्फेक्टिसाइड था, जिसके अंदर कोई भी अगर अनबॉर्न चाइल्ड है और अगर वो गर्ल है तो उसे किल कर दिया जाता था। चाइल्ड मैरिजेस होती थी। तो उस टाइम पे इस तरह से बहुत छोटे छोटे अलग अलग कस्टम्स एंड रिचुअल्स थे जो गलत थे। उसके अगेंस्ट राजा राम मोहन रॉय, दुर्गाराम मेहता और बहरामजी मेहता मलबारी जो थे, ये एक ऐसे पर्सन्स थे जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, बहुत स्ट्रगल की थी, और ब्रिटिशर्स की हेल्प से इन लॉज को पास करवाया था और इन सारी चीज़ों को बैन करवा दिया था। As the administrative framework in India was anglicized, there was a demand for people with knowledge of English education began to be imparted in India due to Lord Macaulay's endeavors. अब ये धीरे धीरे जो पुराने कस्टम्स हट रहे थे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क जो था वो डेवलप होने लगा इंडिया में। इसकी वजह से ऐसे लोगों की डिमांड आने लगी जिनको इंग्लिश आता हो। इंग्लिश एजुकेशन फिर धीरे धीरे इंडिया में इम्पार्ट होना स्टार्ट हो गया। लॉर्ड मैकॉली की वजह से इंडिया को इंग्लिश एजुकेशन का देन मिला था। उन्होंने ही इंग्लिश एजुकेशन को इम्पार्ट करवाना स्टार्ट करा था, क्योंकि ऐसे लोगों की डिमांड आ रही थी जिनको इंग्लिश आता हो। ठीक है। एज ए रिकमेंडेड बाय चार्ल्स वुड, यूनिवर्सिटीज़ वेर एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता। अब चार्ल्स वुड ने भी रेकमेंड किया था कि यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप किया जाए, इसलिए मुंबई, मद्रास और कोलकाता में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए चार्ल्स वुड्स ने यूनिवर्सिटी को सेटअप किया था। अ होल क्लास ऑफ पीपल विथ नॉलेज ऑफ इंग्लिश डेवलप बिकॉज ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। With the passage of time, this group made demands for social reforms and gave momentum to the process of reforms. अब एक पूरा क्लास, एक होल ग्रुप डेवलप हुआ था जो इंग्लिश एजुकेशन की वजह से डेवलप हुआ था। ठीक है। अब इंग्लिश एजुकेशन के मिलने की वजह से एक पूरा नया ग्रुप डेवलप हुआ जिसको पता था कि क्या चेंजेस हमारे लिए ज़रूरी है। इसीलिए धीरे धीरे करके जब टाइम गया तो यही पीपल जो थे जिनको इंग्लिश एजुकेशन इम्पार्ट किया गया था, इन्होंने लोगों ने सोशल रिफॉर्म्स मतलब सोशल चेंजेस को लाने के लिए मेहनत करना शुरू किया, और उन्होंने ही प्रोसेस किया था रिफॉर्म लाने का। उन्होंने ही स्ट्रगल किया था कि अब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, और वो जो प्रेशर के अंडर अभी तक जो भी इंडिया जो है ब्रिटिश कंपनी के प्रेशर में काम कर रहा है, वहाँ से इंडिया को फ्रीडम मिलनी चाहिए। कंक्लूजन, thus the East India Company came to India being allured by the prosperity and trade opportunity. The company rule in India produced certain good and bad results in political, economic, social and cultural fields. The company adopted the policy of making England prosperous at the cost of India.
and the reforms they made in the administration for their own interest indirectly proved to be beneficial for India. अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी हमारी प्रॉस्पेरिटी एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटीज से अट्रैक्ट होकर। इन कंपनी जो थी उन्होंने इंडिया में रूल किया, उन्होंने सर्टेन चीज़ें अच्छी भी की और कुछ चीज़ें बुरी भी की, फिर वो पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो, सोशली हो या कल्चरल फील्ड में हो। कंपनी ने जो एक पॉलिसी अडॉप्ट किया था कि वो इंग्लैंड को प्रॉस्परस बनाएंगे हमारी इंडिया की कॉस्ट पे, हमारी इंडिया की मेहनत पे वो इंग्लैंड को प्रॉस्परस बनाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स किए हमारे एडमिनिस्ट्रेशंस में उनके इंटरेस्ट के लिए, ताकि उनका ज़्यादा अच्छे से डेवलपमेंट हो सके, वो और ज़्यादा हमारे कंट्री में प्रोग्रेस कर सके, इंग्लैंड को और ज़्यादा प्रॉस्परस बना सके। तो ये जो रिफॉर्म्स उन्होंने किए थे, जो चेंजेस वो लेके आए थे, इनडायरेक्टली ही से ही वो हमारे इंडिया के लिए बेनिफिशियल प्रूव हुए थे। फॉर एग्जांपल अगर हम रेलवे लाइन ले लें तो रेलवे लाइन जो उन्होंने मुंबई एंड थाने में डाली थी, आज थ्रू आउट द इंडिया रेलवे लाइन एस्टैब्लिश हो चुकी है। तो ये हमारे लिए गुड फैक्टर भी था। सोशल चेंजेस जो आए, जैसे कि सती सिस्टम है, चाइल्ड मैरिजेस को बैन किया गया, विडो री मैरिजेस को स्टार्ट करा गया, तो ये भी हमारे लिए सोशली अच्छी चीज़ थी। पोर्ट्स जो डेवलप हुए थे, दरियाई किनारे जो डेवलप हुए थे, इसकी वजह से हमें दूसरी कंट्रीज से और ज़्यादा ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ मिली और बहुत सारे फिर सी कोस्ट को डेवलप किया गया जो हमारे लिए बेनिफिशियल प्रूव हुआ। तो भले इंग्लैंड ने इंडिया को रूइन किया, प्रॉस्पर्स हमारा जो था वो धीरे धीरे फेड होने लगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल हुई और वो छोटी चीज़ों की वजह से ही इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस अगेन गैदर अप हुआ और उसने फिर से खुद को सेटल किया, खुद को प्रॉस्परस बनाया। थैंक यू।